फाइनेंशियल प्लानिंग की बातचीत तो हर जगह होती है, लेकिन एक नए निवेशक को किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए? अगर आप यंगस्टर्स हैं, जेनजी हैं, तो आपको शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए? क्योंकि स्पेंडिंग के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन सेविंग्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में लोग नए यंगस्टर्स को कम गाइड कर पाते हैं। तो आज उसी गाइडेंस को लेने के लिए हम आए हैं बेसिस के फाउंडर आदित्य शेष सर के पास। आदित्य जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा हार्दिक शुभेच्छा और धन्यवाद। ओके सर, मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं कि फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर यहाँ पर लोगों में ना अवेयरनेस बहुत कम है। जी एक यंगस्टर्स को अपनी सेविंग्स की जर्नी कैसे शुरुआत करनी चाहिए, फॉर्मूला क्या होना चाहिए? मान लीजिए अगर उसने अभी से किसी भी तरह की इनकम उसकी अगर आ रही है, अगर उसकी शुरुआत हुई, तो पहले खर्च करे उसके बाद इन्वेस्ट करे, या पहले इन्वेस्ट करे बचे हुए पैसे को खर्च करे? क्या फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं और क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? देखिए, हर युवा युवती को हाँ। पहले अपने बुढ़ापे में अपना चित्र को देखना चाहिए। मतलब बुढ़ापे में हम कैसा रहेंगे, हमारा स्थिति क्या होगा, परिस्थिति क्या होगी, और उसके बाद आप उसको बैकवर्ड्स रोल करते जाइए, तो आपको पता चलेगा कि आपके जो यूथ में आपके किशोर अवस्था में आपको क्या करना चाहिए। मतलब फॉरवर्ड लुकिंग करने के बाद उसको बैकवर्ड रोल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। भविष्य में आप क्या होंगे, आपकी ज़रूरतें क्या होगी, वो अगर आप सोचेंगे तो अभी से प्लानिंग शुरू करेंगे। लेकिन फॉर्मूला आपने कुछ डिराइव किया है क्या? देखिए, पहला नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितना आपका पूंजी चाहिए, ताकि आप एक संतुष्ट रिटायरमेंट जीवन आपको। यंगस्टर्स कैसे समझ पाएंगे कि सर कि मुझे उस समय, क्योंकि महंगाई किस लेवल की होगी, किस तरह की अनसर्टेनिटी होगी दुनिया में, तो अभी बताना कि कितना कॉर्पस मुझे 10 साल बाद या 20 साल बाद, मैं 50 की उम्र में, 60 की उम्र में जब रिटायर्ड हूं तो कितना चाहिए, ये अभी तय कर पाना कितना आसान? देखिए, आज के तारीख में काफ़ी सारी लिटरेचर अवेलेबल है, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, और आपको आपके माता पिता के अनुभव से भी आपको अनुभव मिल जाएगा कि आपके बुढ़ापे में, आपके जो 50 वर्ष में या 60 वर्ष में आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। ये जो जब आप यूथ में होते हो तो ऑब्वियसली खर्च करने का आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, मगर आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं सेविंग्स के बारे में, बचत के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहाँ पे इतना सारा लिटरेचर अवेलेबल है। सरकार भी कहती है भाई सेव करो, म्यूचुअल फंड्स के एसोसिएशंस कहते हैं सेव करो, या फिर कई सारे फंड मैनेजर्स आते हैं जो कहते हैं ऐसा सेव करो, वैसा सेव करो। लेकिन सेविंग की बात तो होती है, लेकिन कितनी सेविंग होगी? अगर मान लीजिए मेरी इनकम, मंथली इनकम, मैं यंगस्टर हूं, अभी मैंने करियर शुरू किया है, 10,000 रुपए मेरी मंथली कमाई है, कितना खर्च करूं, कितना सेव करूं, इन्वेस्ट करूं? मैं उसको उल्टा कहूँगा, कम से कम 500 रुपया प्रति माह आप सेव करना शुरू कर दें। कम से कम 500। तो आज आप स्टारबक्स में जाओगे तो 2 कॉफ़ी में वो 500 ख़त्म हो जाएगा। ये तो मतलब कोई भी कर सकता है। 500 रुपया आप करना, दिन बर दिन जैसे आप वर्षानुवर्ष आप करते जाओगे, ये पूंजी बढ़ता जाएगा। अब इस 500 रुपया को कैसे करें, कैसा निवेश करें, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वैसे आइडियल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? मैं आइडियली पूछना चाह रहा हूँ कि कितना परसेंटेज सेविंग होना चाहिए, कितना स्पेंडिंग आपकी खर्च के लिए रखना चाहिए? देखिए, मैं तो कहूँगा कि मेरे अनुभव से कम आपका जो तनख्वाह है उसका 10% आप सेव करो, क्योंकि 90% आप खर्चा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके रेंटल में चला जाएगा, आपको फिर एस्पिरेशनल लिविंग भी है, आपको मॉल में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, या नई आईफोन तो स्टेप अप भी करना है कि 10% में ही संतुष्ट करना है कि स्टेप अप करते जाना? अभी मैं अनुमान करता हूँ कि आपके तनख्वाह भी बढ़ते जाएंगे, तो जैसे बढ़ते जाएंगे तो जो एस्पिरेशनल आइटम्स है ना, ये कम होते जाएंगे कंपेयर टू आवर टोटल संतुष्टि होती है, तो उसमें एक लेवल पे आ जाता है, तो उसके बाद आपका सेविंग्स बढ़ जाता है। नॉर्मली हमने ये देखा है, जब लोग 35 to 40 में होते हैं, दैट इज देयर पीक पीरियड ऑफ सेविंग्स। 45 तक भी चला जाता है। अगर किसी ने बहुत अच्छा नौकरी जिसका लग गया हो, उसका सेविंग्स पोटेंशियल और ज़्यादा होता है। तो जब आप
यंग हो, जब आपका युवावस्था हो, आप छोटा अमाउंट सेव करने लेकिन की एक आदत बन जाएगी, जैसे जैसे आदत बनेगी, Absolutely. जैसी इनकम बढ़ेगी और आप खर्च की आदत से बोर होंगे, संतुष्ट होते जाएंगे, फिर ऑलरेडी आप स्टेप अप करते जाएंगे, उसे बढ़ाते जाएंगे। सेविंग की आदत को धीरे धीरे होती है, लोग सैचुरेशन पे पहुंचते हैं, खर्च में भी सैचुरेशन पे आते हैं। एक्चुअली ये क्या है, ये डिसिप्लिन है। जब मैं कहता हूँ 500 रुपया से शुरू करना, ये एक डिसिप्लिन की बात है, फिर वो आदत पड़ जाता है। धीरे 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 आपको पता चलेगा कि मेरा अभी पोटेंशियल जो है बचत करने का मेरा बढ़ रहा है। और ये भी सोचना, जब आप खर्च करते हो तो दिखावे के लिए खर्च करते हो, अपने मज़े के लिए खर्च करते हो, अपने एस्पिरेशनल आइटम्स के लिए खर्च करते हो, और इन हर चीज़ों में आप करना, ज़रूर करना। मैं कहता हूँ दिखावे के लिए भी खर्च करो, एस्पिरेशन के लिए भी खर्च करो, मगर एक दायरे के अंदर उसको करना, ताकि कुछ ना कुछ आप सेव कर पाओ। ओके, क्योंकि सोशल अप्रूवल के चक्कर में पता ऐसा ना हो कि आप चूहे बिल्ली के रेस में, रैट रेस में फंस जाए, और जो आपकी बाकी लाइफ है उसको भी तो आपको नियंत्रण में रखना है, वो बहुत ज़रूरी है। और सोशल एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बचत करते जाएंगे तो फिर दुनिया हमें क्या जानेगी। ओके, तो कभी कभी क्या खर्चा करने से भी अपना एक अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है, तो कहाँ खर्चा करना है ये सोचना पड़ेगा। और अगर एस्पिरेशनल या डेमोन्स्ट्रेटिव खर्चा से कोई फ़ायदा होता है तो खर्चा करना चाहिए। बिल्कुल, अगर सोशल अप्रूवल के लिए अगर खर्च करें तो देखिए उसका हमें फ़ायदा क्या है, क्या गेन हो रहा है। देखा देखी बिना समझे कि भीड़ क्या कर रही है वही मैं भी करूं, ये नहीं। अगर कुछ खर्च कर रहे हैं सोशल दिखावे के लिए तो उसका गेन क्या हो रहा है, क्या आपकी ब्रांडिंग हो रही है, कुछ सीख रहे हैं, कुछ स्किल सेट डेवलप हो रहे हैं, तो वहां पर भी खर्च करना जरूरी है। अभी मान लीजिए आपको कोई नई कोर्स करनी है, वो तो खर्चा है, मगर वो निवेश भी है ना, वो करेंगे। यू आर अपग्रेडिंग योरसेल्फ। या आपको कोई ऐसा एड्रेस पे दिखना जहां से फायदा होगा, वो भी एक अच्छा निवेश ही मैं कहूँगा। तो निवेश हर तरह का होता है। अगर शुरुआत निवेश किससे करना चाहिए? बैंक एफडी से शुरू कर ले, जैसा आपने कहा कि शुरुआत कम से कम 500 से भी कर सकते हैं, 1000 से भी, जिसकी जितनी शुरुआत है, जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज है। शुरुआत एफडी से करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड के जरिए करनी चाहिए, या कोई और रूट आप पसंद हो तो वो भी बताइए। देखिए, आज के तारीख में एफडी में 4-5% के ऊपर नहीं मिलता। वो तो आपका इन्फ्लेशन खा जाएगा। फिर भी हम आज ऐसे दौर पे है जहाँ इंडिया में इन्फ्लेशन, भारत में इन्फ्लेशन सबसे कम है। पहले तो और 10% 11% होता था ना, अभी उतना नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा कि एफडी इज़ नॉट द वे टू गो। आपको म्यूचुअल फंड से करना है। और जिसको म्यूचुअल फंड के बारे में पता है, स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, वो थेमैटिक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में या ऐसे सेक्टर्स में कर सकता है। मगर मैं तो यही एडवाइस करूँगा, अगर आप निवेश के पर्यावरण में नए हो तो आपको बैलेंस्ड फंड में करनी चाहिए, जहाँ पे फंड मैनेजर जो है इक्विटी, डेट और कैश के बीच में वो मूव करता रहता है। क्योंकि आप तब तक आपके कौशलता इतना बड़ा नहीं है कि आप इसको स्विच ओवर कर पाओ। ओके, तो डायरेक्ट एक्सपोजर की बजाय कि जहाँ पे इक्विटी का भी और डेट का भी परसेंटेज सबका जहाँ फ्लेवर हो, जहाँ इक्विटी से ग्रोथ मिले और डेट से आपको स्थिरता मिले। एब्सोल्युटली। तो डेट से आपको सेफ्टी भी मिलेगी और इक्विटी का अल्फा भी मिलेगा। इसीलिए आपको दोनों को मिक्स मैच करना है। अब आप आपके काम करोगे कि मिक्स मैच करोगे, इसीलिए ये फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल है और वो फंड मैनेज करना भी जानते हैं। और आज के तारीख में आप कोई भी बैलेंस फंड ले लो, आपको 10, 11, 12% तो मिल ही जाएगा। एंड 10 to 12% रिटर्न इज नॉट बैड, बहुत डिसेंट रिटर्न। आपका इन्फ्लेशन भी कवर हो जाएगा और एक आपकी पूंजी भी बनती जाएगी। ओके, तो एक आदत जरूरी है, और शुरुआत करना है तो आपको बैलेंस फंड से कीजिए, जिसमें इक्विटी का प्रोपोर्शन और डेट का भी प्रोपोर्शन रहता है। मार्केट के हिसाब से उसमें फंड मैनेजर बदलाव भी करते हैं, आपको चिंता भी नहीं करनी है। एक प्रोफेशनल के जरिए आपका पैसा मैनेज भी हो रहा है। सर, अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। इमरजेंसी फंड की कितनी अहमियत होती है, क्योंकि लाइफ में कभी भी आपकी नौकरी चली जाती है, बिजनेस में डाउनफॉल आ सकते हैं, कभी कुछ बड़ी डिजीज हो जाती है किसी को एक्सीडेंट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वही सबसे बड़ा रिस्क है जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो क्या ऐसे में इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? 1 साल के खर्चे के बराबर, 2 साल के खर्चे के बराबर होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आपको ये इमरजेंसी फंड को 2-3 पहलू से आपको इसके बारे में सोचनी है। पहला, जब आप
युवावस्था में हो, आप इंश्योरेंस के बारे में सोचें। जब आप यंग होते हो तो आपके इंश्योरेंस प्रीमियम, जो मॉर्टेलिटी प्रीमियम्स होते हैं, बहुत कम रहते हैं। जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वो प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। वैसे ही जैसे जब आप यूथ में हो तब आप मेडिकल इंश्योरेंस का भी इन्वेस्ट करें। इसको आप खर्चा ना समझें। छोटा सा एक मेडिकल प्रीमियम एक पॉलिसी ले लें जो फिर आप बढ़ाते जाओ जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है। तो इसका भी प्लान करें। और तीसरा, आज के तारीख में जो नौकरी की मार्केट है, कभी खुशी कभी गम का ही रहता है। कभी बहुत अच्छा लगता है तो हॉट मार्केट है तो आपको बहुत जल्दी काम मिल जाएगा। कभी जैसे अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी को खो दिया है। फिर भी मैं कहूँगा आज भारत में आप 6 से 8 महीने में एक अच्छा सा आप नौकरी पा सकते हो अगर आपके पास सही कौशलता हो, सही स्किल्स हो, आपके पास जो करंट जो मार्केट में ज़रूरत हो उसके लायक आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आपको काम मिल जाएगा। आज भारत में सचमुच पूछिए तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम उतना नहीं है जितना अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट का हो। सो यू हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू। तो एक 6 से 8 महीना का आहिस्ता आहिस्ता करके आप वो रकम बढ़ाते जाइए ताकि वो आपको एक हिसाब से आपका बैकअप फिनांस हो जाए। आप अपने मेडिकल प्रीमियम बना लीजिए, आप आपके लाइफ इंश्योरेंस बना लीजिए। और अंत में ये भी सोचिएगा जब बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन होता हो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड भी होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड आपका क्रेडिट रिकॉर्ड बनाता है और इमरजेंसी के कैश में भी हालांकि लोग कहते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड यूज ही मत करना ना, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ की इंटरेस्ट रेट तो काफी ज्यादा है, इसीलिए उसको लास्ट माइल ऑफ फंडिंग के हिसाब से रखना है। प्रूडेंटली यूज करना, क्योंकि 50 डे के आपके पेमेंट साइकिल के अंदर आप रोटेट कर सकते हो आराम से। अगर आपने उसको सही टाइम किया तो उसके अंदर आप रोटेट कर सकते हो। उसको क्रेडिट कार्ड को आपके इनकम का 10-20% के अंदर आप उसको सीमित रखें। और जैसे हम कहते हैं ना, RBI इज़ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट, वैसा आपका लास्ट रिसॉर्ट का लेंडर क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है। तो आपके फिनेंशियल टूल्स में आपको क्रेडिट कार्ड भी चाहिए, आपको जनरल मेडिकल इंश्योरेंस भी चाहिए, आपको जनरल इंश्योरेंस भी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस भी चाहिए और इमरजेंसी 6-7-8 महीने का रिजर्व भी रखना चाहिए। ओके सर, अब तो ये बात हो गई कि आपको इन्वेस्ट कहाँ से शुरुआत करनी है, कितना इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस की अहमियत क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत क्या है, क्योंकि हेल्थ केयर के जो खर्चे हो रहे हैं आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आपके सेविंग्स कब उड़ जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए वो भी ज़रूरी है। आपके लाइफ कवर करके जाइए अपने डिपेंडेंट के लिए और हेल्थ केयर लीजिए किसी भी तरह के अनवांटेड डिजीज के लिए। जी। और बाकी और हर अवस्था में सोच भी अलग हो जाता है। जब आप बैचलर होते हो, ब्रह्मचारी होते हो तो उसके दृष्टिकोण अलग होते हैं। बिल्कुल, आप सोच नहीं पाते कि हमें क्या होगा। क्योंकि आपको नियर टर्म में कोई हो नहीं रहा है। आप अल्कोहलिक बेवरेजेस कुछ ले भी रहे हो तो आपको थोड़ी है कि कल ही आपके लीवर और किडनी खराब हो जाएंगे। ये तो बरसों के बाद करो आता है। तो कंपाउंडिंग वहाँ भी काम करता है। तो कंपाउंडिंग का असर हर जगह होता है। तो प्री मैरिज के जो फेज है वहाँ पे सेविंग्स डायरेक्शन अलग होता है, पोस्ट मैरिज के बाद सेविंग्स डायरेक्शन अलग होता है। जब आपके पास बच्चे आ जाते हैं तो उसके सेविंग्स डायरेक्शन अलग होते हैं। मगर इसका प्लानिंग आप काफ़ी शुरू से कर सकते हो। पहला ये तो तय कर लीजिए कि आप जिंदगी भर खर्चा करके नहीं रह सकते हो, या फिर आप जिंदगी भर सिर्फ सेविंग भी नहीं करके रह सकते हो। हर चीज़ में एक संतुलन होना चाहिए। बैलेंस्ड लाइफ जीना बहुत जरूरी है, ये आप ध्यान रखिएगा। और कंपाउंडिंग बहुत ही पावरफुल चीज है, उसका ध्यान रखिएगा। जितने लंबे समय, जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे आप उतना ही ज्यादा यहाँ पर वेल्थ भी क्रिएट कर पाएंगे। चलिए, तो ये तो वेल्थ क्रिएशन की बात हुई। लेकिन मौजूदा माहौल में अगर किसी को अगर चुनना हो तो आपको लग रहा है कि इक्विटी अब सेफर बेट है या यहाँ से डाउन साइड के रिस्क बहुत ज्यादा है? क्या लगता है सर आपको यहाँ से मार्केट में, इक्विटी मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, डाउन साइड रिस्क कितना है? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा यहाँ से डाउन साइड होगा। किस बेसिस पे सर कह रहे हैं? मैं यही इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो आज सबसे अहम मुद्दा है वो मेरे ख्याल से जितना इनको मिसाइल छोड़ना था इन्होंने छोड़ दिया है।
अब थोड़ा थकावट ये लेकिन महसूस ग्लोबल कर रहे स्लो हैं। डाउन की चिंता तो है, यूएस के नहीं, जो आप- डेट लेवल है, आप इतने वो डिफॉल्ट्स सब के खतरे हैं, वो सब बरकरार रहेगा। मगर मैं भारत के बारे में जब बात तो करता भारत हूँ, डीकपल कैसे होगा सर? भारत काफी हद तक डीकपल्ड है। देखिए आप एक एआई के खतरे ने पूरी आईटी कंपनी को ऐसा कर रखा है, तो उसका उसका भी समाधान आ जाएगा। हम एआई यूज करके काम करेंगे ना। आप क्यों सोच रहे हो कि एआई सबको उड़ा देगा? आपको नहीं लग रहा कि सर आईटी कंपनियां यहाँ पे आरएनडी की बजाय बायबैक पे ज्यादा फोकस करती है? और बायबैक कर रहे हैं क्योंकि उनके पास क्या? पैसा है। तो पैसे के लिए आप आरएनडी नहीं करनी नहीं, चाहिए मुझे focus? अभी अभी मुझे लगता है कि वो एआई स्किल्स पर खर्चा करेंगे, एआई जो उनके एलएलएम है उस पर खर्चा करेंगे, ये तो होगा। और मैं तो भारत पे बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं लॉन्ग हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कंजम्पशन फैक्टर अभी भी बरकरार है। हमारे यहाँ लोगों को एस्पिरेशंस भी है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ अच्छी चल रही है। हाँ, अभी इस दौरान जो गैस बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनको शट डाउन करना पड़ रहा है। वो टेम्पररी है, वो तो ये सब टेम्पररी है, 3 महीने 6 महीने। और अगर हॉर्मोज ऐसा ही चलता रहा ना, मान लीजिए 4 साल तक चलता रहा, तो हम इसके कोई ना कोई विकल्प और उपाय Alternative भी हमारे मार्केट में आ आज जाएंगे। आज आप देखिए सऊदी अरब से रेड सी के उनका यानबू जो पोर्ट है वहां से आज ऑयल आने लगा है। ऐसा नहीं है ना। और अप्रैल में जबरदस्त और भारत ने गए 10 वर्षों में स्ट्रैटेजिक रिजर्व बना के रख ली है। हालांकि चाइना से काफ़ी कम है, मगर पहला स्ट्रैटेजिक रिजर्व होता ही नहीं था, अब है। अब हमारे प्रायोरिटीज़ भी चेंज कर रहे हैं। आज हमने जो घरेलू जो कंजम्पशन है वो अफेक्ट नहीं हुआ है, मगर हाँ फर्टिलाइज़र प्लांट्स या फिर गैस बेस्ड प्लांट्स वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, तो वहाँ पे भी हम विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो ये जब समस्याएं ऐसे आ जाते हैं तो मानव भी अपना अपना विकल्प ढूंढ लेता है, ऐसा नहीं है कि परमानेंट होते हैं। ओके, कौन सा सेक्टर थीम आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी वहां पर है चलने वाला, और कौन सा सेक्टर है जहां पे आपको रिस्क ज्यादा दिख रहा है? मुझे तो डिफेंस बहुत अच्छा लगता है। ओके, डिफेंस के अलावा और भी कोई सेक्टर जहां बहुत अपॉर्चुनिटी है अभी? मुझे लगता है डिफेंस का अच्छा लगता है। इवेंचुअली आईटी भी वापस आएगी और कंजम्पशन ओरिएंटेड थीम्स जो है वो हमेशा रहेगा। ये आप उसको डिफेंसिव कहते हो, मगर ये आपके पिरामिड की बेस है, कंजम्पशन बेस्ड थीम्स जो है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ तो अच्छा ही लगता है, और भारत में हर धंधा चलेगा। रिस्की कहीं नहीं लगता? रिस्क कोई भी सेक्टर ऐसा थीम नहीं है? मुझे ऐसा कोई बड़ा रिस्क नहीं लगता है, अगर मैं सिर्फ भारत के दृष्टिकोण से देखता हूँ। हाँ, अगर मैं विश्व भर का देखता हूँ तो कई सारे रिस्की बेट्स हैं, मगर मुझे लगता है डिफेंस इज नंबर 1। ओके, अगर पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए इक्विटी कितना रखें हम? पोर्टफोलियो में कितना हिस्सा? 50%, 60%, 80, 90 क्या है? अगर हमारी एज 30 से 40 के बीच में है, 10 साल कम से कम मुझे टाइम देना है, कितना वेटेज होना चाहिए इक्विटी में? मिनिमम आपके पास इक्विटी, अगर आप बहुत ही एडवांस्ड स्टेज हो लाइफ में, तो 40-45% हो सकता है। नहीं, अगर अंडर 30 हो, जेनजी हूं मैं, 60-40 60-40 कहाँ लगाएं? डेट में वेरियस डेट्स आपके पास, डेट्स में पीपीएफ और वो जो और कई सारे पीपीएफ और एनपीएस, ये भी अच्छे ऑप्शन या फिर आरबीआई के भी सेविंग बॉन्ड्स है जो 8.05% एनपीएस भी आपको अच्छा देता है, आपको पीपीएफ भी अच्छा देता है। इनफैक्ट प्रोविडेंट फंड के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आपके पैसा उसमें आधा ही लगता है, बाकी आधा आपके एम्प्लॉयर देता है, तो वहीं पे 100% रिटर्न आ गया ना। रेट ऑफ रिटर्न भी है, हाँ, जहाँ पे फिक्स मिल रहा है वो भी सॉवरिन गारंटी के साथ। इनफैक्ट मैंने एक आर्टिकल लिखा है कि पीपीएफ यील्ड्स 100% रिटर्न। जब मैंने कहा पीपीएफ यील्ड्स 100% रिटर्न, तो लोगों ने पूछा कैसे? तो मैंने कहा आपने अगर 100 रुपया डाल दिया, आपके एम्प्लॉयर 100 रुपया डालता है, तो 100 पे 100 तो ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ओके सर, गोल्ड अभी भी लग रहा है आपको ये इसमें दम है, यहाँ से भी चल सकता है, या टाइम करेक्शन मोड में रहेगा अगले 1-2 साल? मुझे लगता है कि जब अनसर्टन सिचुएशन हो तो गोल्ड हमेशा हेल्प करता है। पोर्टफोलियो में कितना परसेंट? 10-20% होना चाहिए। यहाँ से आपको लग रहा है कि अगले 2026-27 गोल्ड के लिए फिर से अच्छा रह सकता है, या 2025 वाले रिटर्न भूल जाइए? मेरे ख्याल से 2025 वाली रिटर्न हमें भूल जाना चाहिए। चांदी कैसी लग रही? चांदी को लोग इतना बस है, इंडस्ट्री डिमांड की जो कहानी बनाई गई वो कहानी तो पूरी तरह से फिजल आउट होती दिख रही है। अब क्या चांदी में दम है क्या? मगर आज भी चांदी जो है इंडस्ट्रियल मेटल है,
आप इसको, लेकिन इस भाव पे क्या वायबल है क्या इंडस्ट्री के लिए? कस्टमर को पास ऑन करना, ऑल्टरनेटिव नहीं आएंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए आज भी कुछ चीज़ों के लिए सिल्वर की ज़रूरत पड़ती है। वो आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको सर्किट बोर्ड्स बनाना हो तो आपको सिल्वर और गोल्ड का अमाउंट तो उसमें चाहिए, तो वो तो जितना इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा उतना ये चलेगा। सो देयरफॉर इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो बरकरार रहेगी। मगर क्या लोग चांदी के और जेवर बनाएंगे, चांदी के मतलब जो जेवरात बनाएंगे, दैट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये जो भाव है यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली हो चुका है। और मेरे ख्याल से लोगों को सोना चांदी का जो एप्रिसिएशन है वो ज़्यादा दिखता है, मगर आप उसके सामने कोई ज्वेलरी लेने जाओ तो ज्वेलर आपका 20% काट देता है। क्या कोई ऐसा एसेट क्लास हो सकता है जहां मैनेजर आपसे 20% ले ले? और एंड दैट टू ऑन द टोटल वैल्यू, नॉट ऑन द गेन्स। मतलब मैं जो बढ़ गया है उसके ऊपर नहीं कह रहा हूँ, टोटल वैल्यू पे 20% लिया जाता है। अगर आपने उस 20% को अगर आपने काट दिया तो फिर आपका रिटर्न क्या रहेगा? ओके सर, इसके अलावा पूरी मेटल की स्टोरी कैसी लग रही है? क्योंकि कॉपर को लेकर भी इस तरह की कहानी निकल के आ रही है कि माइनिंग यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, डिमांड लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एल्युमिनियम थर्ड सबसे बेहतर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है चांदी कॉपर के बाद। क्या लग रहा है मेटल्स में इसके अलावा और कौन सी थीम आपको लग रहा है कि ज़्यादा बेहतर करेगी? कौन से पॉकेट्स हैं जहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है? तो मेरे ख्याल से जो इलेक्ट्रिक ओरिएंटेड मेटल्स हैं वो सब तो डिमांड में, चांदी कॉपर एल्युमिनियम तीनों चलेंगे, एल्युमिनियम कॉपर ये सब चलेगी और उसके भी विकल्प आ रहे हैं। अभी मोटर्स ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे कॉपर वाइंडिंग की ज़रूरत नहीं है, मगर ये सब अभी जो है लेबोरेटरी टेस्ट के लेवल पे हैं। हमें कितने साल ये होंगे हमें पता नहीं, तब तक ये जो बेस मेटल्स हैं इनका डिमांड बरकरार रहेगा। ओके, आखिरी सवाल, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए क्या मंत्र आप दे जाएंगे? क्या कुछ करना चाहिए उनको फाइनेंशियल जर्नी उनकी बेहतर बन सके? कैसे अपने सक्सेसफुल फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करें? इसके लिए क्या मंत्र है आपकी तरफ से? आज खर्चा भी करो और कल के बारे में सोचो भी। दोनों मतलब इक्वली आपको प्रोपोर्शनल में? बिल्कुल। तो आदित्य शेष साहब को आप सुन रहे थे, जो बेसिस फंड सर्विसेज के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, जो आपको गाइड कर रहे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और 30 साल के आसपास का तकरीबन आपका अनुभव है। 40 साल हो 40 साल, तो एक लंबा अनुभव इंडस्ट्री में है, देश दुनिया में अलग अलग सेक्टर सेगमेंट में काम किया है। मैं ये सब इतने साइकिल्स देखने के बाद कह रहा हूँ ओके, कितने सारे, कितने मंदी, कितने स्लो डाउन, कितनी छटनियां, कितने ले ऑफ, कितने बड़े, कितने इंडस्ट्री बंद हुई। वो एक बुक है, कितने गाजी आए और कितने गाजी गए, ऐसा ही है हमारा भी। हमने इतना साइकिल्स देखा है कि कोई निरंतर साइकिल नहीं होता। युवाओं के लिए क्या मंत्र है? जो यंगस्टर्स हैं उनकी सोच अलग रहती है, अलग उत्साह, अलग जोश रहता है, अलग दुनिया में रहते हैं, फैंटेसी लाइफ उनकी अलग होती है, उनके लिए क्या? अरे वो आज सबसे भाग्यवान है क्योंकि आज उनके पास इतना इन्फॉर्मेशन है। अगर थोड़ा कहीं उठा के आप देखो तो आपको जीवन चलाने का एक मंत्र मिल जाएगा। आपको इतने सारे अनुभव इंटरनेट से मिल जाएंगे, आपको ढेर सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। इस सब के बारे में सोचो, क्योंकि खर्चे के दिन भी निरंतर नहीं, बचत के दिन भी निरंतर नहीं, आपका जॉब भी निरंतर नहीं, आपके मतलब सिचुएशन भी निरंतर नहीं है। तो आपको ये सब एडजस्ट करते हुए, आगे पीछे सबका सोचते हुए अपना ज़िंदगी आगे बढ़ाना है। अंत में जब आप 60 साल के हो जाते हो तो आपको कंफर्टेबली आपको रिटायर करना है, ये हमेशा इसके बारे में सोचिए। उस वक़्त और कोई नौकरी ढूंढना ये मेरे ख्याल से सही नहीं। ओके, तो मंत्र यही है, स्टार्ट अर्ली रिटायर अर्ली। अगर जल्दी निवेश शुरू करेंगे, रिटायर अर्ली नहीं कह रहा हूं मैं, स्टार्ट अर्ली एंड बी कंफर्टेबल व्हेन यू वांट टू रिटायर। हाँ, उसके बाद आपको जो इच्छा है करिए, क्योंकि आप अपने हिसाब से कर रहे हैं। आज एग्रीकल्चर तो आपका प्रोफेशन नहीं था, लेकिन एग्री में भी आप इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आज के तारीख में क्योंकि हमारे मेडिकल फैसिलिटीज इतने अच्छे हो गए तो 7-75 तक कोई भी काम कर सकता है। क्योंकि आप समाज दुनिया के बारे में तब सोच रहे हैं क्योंकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम है आपको। Absolutely. वो सोच अभी यंगस्टर्स के नहीं आएगी क्योंकि फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं है, क्योंकि प्रेशर रहेगा, है, उनको अपनो शो ऑफ करना है, दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और
एक दूसरा भाग्य के विषय ये भी है कि आज भारत में सिर्फ बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई यही ऐसा एक जगह नहीं है जहाँ पे अवसर प्रदान हो। आज 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में भी आपको मौका मिल जाता है, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम रहता है, तो बचत करने का मौका भी ज़्यादा होता ताकि है। खर्च करने की जगह कम है तो बजट भी अच्छे होंगे, और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी लॉन्ग टर्म में इनको मैं तो काफी बहुत अच्छी लगती है, पॉजिटिव हूँ। बहुत पॉजिटिव मैं है। तो बहुत जो अगले कुछ दशक भारत के रहने वाले हैं उसका फायदा उठाइए। फायदा तभी उठा पाएंगे खर्च करके नहीं, इन्वेस्ट करके। ये इनकी सीख है, इनकी मंत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया और वेल्थ क्रिएशन के लिए मोटिवेट करने के लिए मैं बहुत आशा शुक्रिया। रखता हूँ कि आपके दर्शक, जो युवा दर्शक है, उन्होंने ये सुनकर अपने आगे की रणनीति बनाई होगी और अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे और आज के बारे में भी सोचेंगे। खर्चा भी करो और बचत भी करो। थैंक यू सो मच इसी नोट पर। तो इसी तरह के इंटरव्यूज प्रोग्राम्स के लिए आप बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी पर। नमस्कार।